स्वागत है दोस्तों। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि से संबंधित जो भी अलग अलग उपबंध हैं संविधान में और बोलियों के बारे में इस पूरे प्रैक्टिस सेट में अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन किशोरीदास वाजपेयी, सुनीति कुमार चटर्जी, शिव प्रसाद सितारेहिन, लल्लू लाल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है लल्लू लाल। लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर में, जो उनकी रचना प्रेम सागर थी, उसमें पहली बार खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया। तो ध्यान रखना है आपको, किस रचना में खड़ी बोली शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ है? प्रेम सागर में। और किसने किया है? लल्लू लाल ने। सुनीति कुमार चटर्जी ने हिंदी के लिए नागरी हिंदी या साधु हिंदी कहने पर जोर दिया। तो हिंदी के लिए, खड़ी बोली हिंदी के लिए नागरी हिंदी नाम किसने सुझाव दिया? सुनीति कुमार चटर्जी ने। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ? इसका जो सही उत्तर है 1910। हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1910 ईस्वी में हुआ। और इसके जो मुख्य पॉइंट हैं वो ये हैं कि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। और हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो भवन है वो प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। ये बातें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन था वो 1936 ईस्वी में आयोजित हुआ। इसके बारे में प्रमुख तथ्य कि इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद जी थे। यानी प्रगतिशील लेखक संघ की पहला अधिवेशन जो हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? प्रेमचंद जी ने। और प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये आप ध्यान रखिएगा जिससे आसानी से आप कर पाएँ। ये प्रश्न जो हम चौथा प्रश्न आपके समक्ष लेकर आए हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत खास है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के राज्यों को संपर्क भाषा के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है? तो ये इसका जो सही उत्तर है राजभाषा अधिनियम 1976। राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारत के राज्यों को संपर्क भाषा और राजकीय पत्राचार की भाषा के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। अब इसके बारे में हम आपको रोचक चीज़ बताएंगे और ये परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको जानना चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय राज्यों को संपर्क भाषा और पत्राचार भाषा के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, ऐसे राज्य जिनमें हिंदी भाषा में पत्राचार होंगे, राजकीय पत्राचार, जो गवर्नमेंट के भी जो भी सिस्टम होते हैं उसमें हिंदी भाषा में पत्राचार होगा। दूसरे प्रकार के वे राज्य हैं समूह ख में, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पत्राचार हो सकता है। तीसरे समूह यानी समूह ग के जो राज्य हैं उनमें केवल अंग्रेजी भाषा में ही पत्राचार होंगे। अब हम देखेंगे कि समूह क, ख और ग में कौन कौन से राज्य आते हैं। समूह क में हिंदी भाषा में जो राज्य पत्राचार करेंगे वे आते हैं और इसके अंतर्गत कुल 7 राज्य हैं। कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखना है। हिंदी भाषी राज्य 7 हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। ये 7 राज्य जिनमें राजकीय प्रयोजन के जितने भी कार्यकलाप होंगे वो पत्राचार हिंदी माध्यम में हो सकते हैं पूरी तरह से। समूह ख के अंतर्गत हिंदी भाषा और अंग्रेजी में पत्राचार करने वाले 5 राज्य हैं। कौन कौन से? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। इन 5 राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में पत्राचार करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है, यानी ये 5 राज्य द्विभाषिक हैं। ठीक। समूह ग के अंतर्गत वे राज्य आते हैं जिनमें पत्राचार केवल अंग्रेजी माध्यम में होगा। इसमें 4 प्रकार के क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में केवल अंग्रेजी में पत्राचार होगा, उड़ीसा में केवल अंग्रेजी में पत्राचार होगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत का जो है और द्रविड़ भाषी यानी साउथ इंडिया, ये इधर जो क्षेत्र हैं ये सारे केवल अंग्रेजी में पत्राचार होंगे। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है
तीनों समूहों के नाम, समूह क, ख और ग, इनमें किस तरह की भाषा का इस्तेमाल पत्राचार में होगा और संपर्क भाषा में होगा, और इनके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, ये आपको इस प्रश्न के अंतर्गत पूरा हमने एक जगह कलेक्ट करके दिया हुआ है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस तरह के सारे प्रैक्टिस सेट जो हम आपके लिए आसान बनाने के लिए लेकर के आते हैं वो आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा। आप PDF फॉर्म में इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं और प्रिंट बुक में भी ऑर्डर कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर संपर्क करके। आपके लिए ईजिली सारी चीज़ें एक जगह अवेलेबल है जो परीक्षाओं में आप रिवीजन करके आसानी से जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में उपबंध किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अनुच्छेद 120। संविधान का अनुच्छेद 120 यह तय करता है कि संसद में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा, यानी कौन सी भाषा प्रयोग में आएगी। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान के भाग 5 में है ये अनुच्छेद 120, और इसमें संसद के कार्य अंग्रेजी या हिंदी में किए जाएंगे, किंतु कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित करना चाहता है तो उसे अनुमति दी जाएगी। ऐसा उपबंध अनुच्छेद 120 में है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में उपबंध किया गया है? यानी अभी हमने संसद की भाषा के बारे में देखा और अब राज्य विधानमंडलों की भाषा के बारे में हम इस प्रश्न में देखेंगे। तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210 राज्यों के विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में विधान करता है, और अनुच्छेद 210 संविधान के भाग 6 में है। ये बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ भी वही प्रयोजन है कि विधानमंडलों में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में कार्यवाही हो सकती है। यथा आवश्यक किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति की आवश्यकता है तो उसे अनुमति दी जा सकती है। साथियों, हम आपके लिए काफ़ी मेहनत से ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, काफ़ी प्रामाणिक पुस्तकों से अध्ययन करके आपके लिए ये सारी सामग्री हम तैयार करते हैं। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप कितने सहमत हैं हमारे जो प्रयास हैं, हमारी क्लासेस हैं। तो आपके एक लाइक से ये पता चलता है, तय हो जाता है कि हाँ, हमारी जो मेहनत है वो सार्थक दिशा में है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किस शहर से हुआ? हिंदी की प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किस शहर से हुआ? ऑप्शन में देख लीजिए, कलकत्ता इसका सही उत्तर है। पहली पत्रिका हिंदी की जो थी वो कलकत्ता से निकली। और कौन सी पत्रिका थी हिंदी की पहली? उदंत मार्तंड हिंदी की पहली पत्रिका मानी जाती है। ये 30 मई 1826 को प्रकाशित हुई और इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर। इसीलिए 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है? अब आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कन्नौजी। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और बाकी को ध्यान रखिए, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीन जो हैं ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो आसान है आपको याद करना, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीन आप याद कर लीजिए, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। ध्यान रख लीजिए, हम आपके लिए यहाँ पे इकट्ठा पांचों के नाम दे रहे हैं जिससे आप याद कर लें। खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहा जाता है। तो कौरवी किसे कहा जाता है? खड़ी बोली को। बांगरू, जिसे हरियाणवी भी कहा जाता है। ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये पांचों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? ऑप्शन बघेली, बुंदेली, मैथिली, गढ़वाली। तो इसका जो सही उत्तर है वह है गढ़वाली। गढ़वाली जो है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब पहाड़ी हिंदी के 3 रूप प्रचलित हैं। उत्तराखंड वाले बच्चे जो होंगे उनके लिए स्पेशली काफ़ी ये काम का होगा, और बाकी सभी के लिए, हिंदी के सभी छात्रों के लिए आवश्यक है ये कि पहाड़ी हिंदी के 3 रूप हैं, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी को नेपाली कहा जाता है, और मध्य पहाड़ी में कौन कौन सी आती हैं? गढ़वाली और कुमायूनी। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आकारांत बोली कौन सी है?
देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भी आकारांत और ओकारांत दो प्रकार का वर्गीकरण है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमने देखा कि मुख्यतः 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली। तो इन हमने पांचों को के नाम ऊपर बताया हुआ है, उन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। तो आकारांत कौन सी है? आकारांत है हरियाणवी। ठीक। और बाकी अब हम देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमने बताया आकारांत ओकारांत 2 है। आकारांत के अंतर्गत खड़ी बोली या कौरवी, हरियाणवी और बांगरू। ओकारांत के अंतर्गत कन्नौजी, बुंदेली और ब्रजभाषा। ब्रजभाषा भी ओकारांत है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इस रूप में अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो सारे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्योंकि भाषा विज्ञान के जो प्रश्न आते हैं ज़्यादातर प्रश्न इसी तरीके के आते हैं। आकारांत या ओकारांत कौन सा है, पश्चिमी बोली के अंतर्गत कौन सी है, कौन सी नहीं है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। हमने आज भाषा को ध्यान में रखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को आपके लिए तैयार किया हुआ है। उम्मीद है बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 जुलाई को, उसमें और साथ ही अगस्त में जो उत्तराखंड की परीक्षा होने वाली है एलटी की, उन सभी में ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में ये सारी चीज़ें इकट्ठा पाएंगे जो कि आपके लिए रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।